इजहार अली इस पर बात करेंगे। इजहार अली, आपने तो खुल के कह दिया था, ओपी राजभर खुल के कह रहे हैं कि हमें तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जो बैठक हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग तमाम विपक्षी दलों की मिलकर के, उसमें बुलाया नहीं गया, इसीलिए हमने जो था वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर दिया, वो जीत भी गई। तो क्या माना जाए, 2024 के लिहाज से आपकी राहें पृथक हो सकती हैं? सबसे पहले मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रहित जो भारतीय समाज पार्टी की तरफ से बहुत हार्दिक बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी बात यह है कि जो समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा है कि घटक दल थे और उनको नहीं बुलाया तो कारण होगा। अब आप यहीं पे देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ 2 घटक दल हैं और जो घटक दल नहीं है जैसे जनसत्ता दल, यानी हर उस व्यक्ति को बुलाया गया उस डिनर में जो द्रौपदी मुर्मू जी ने बुलाया और सभी से बड़े निवेदन करके वोट मांगा। अब आपके साथ में आप बुला नहीं रहे हो, आपने बुलाया नहीं ना वोट मांगा और एक तरफ बुलाया जा रहा है। यहाँ से लेके केंद्रीय स्तर तक जो चुनाव लड़ने वाले हैं, लड़ाने वाले, सब लोग वोट मांग रहे हैं, तो बताइए किसको वोट देंगे? आपकी नजर में घटक दल की कोई अहमियत नहीं, बस अहमियत 2022 के चुनाव तक थी। 2022 के चुनाव में वोट ले लिया, खत्म, अहमियत खत्म। 2022 के पहले तो मतलब आपने ये मान लिया, अब आपने खुले मन से ये कह दिया कि आपका इस्तेमाल किया गया, सपा द्वारा आपका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, आप दोनों का जो द्वंद है, आप दोनों का द्वंद सपा और सुभाष सपा का वो लगातार जारी है। लेकिन एक बार सभी पैनलिस्ट अपनी बात रख ले। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका गुप्ता जी, यशवंत सिन्हा हार गए, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली, हालांकि काउंटिंग अभी बाकी थी, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने मान लिया है। तो क्या माना जाए, विपक्षी दलों में बिखराव, एकता की कमी, कोऑर्डिनेशन की कमी, 2024 में लोग तस्वीर देख रहे हैं इस राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई, क्योंकि भाजपा के लिए माना जा रहा है कि एक तरह से 2024 के कैंपेन का आगाज भी है। इस मुद्दे पर डिस्कशन किया जाए तो मैं कहूंगी कि जो ईडी है, सीबीआई है या खरीद फरोख्त है, कौन बच पाए? आप ये बताइए। देखिए, सत्ता पलट गई, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे आपका जो है महाराष्ट्र। तो इस बात को बार बार दोहराने से कोई मतलब नहीं है कि किस तरह से वोट क्रॉस वोटिंग हुई, किस तरह से लोग पलटे। ये एक सिंपल सा फंडा है जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से आता है। उनकी कैलकुलेशन यहीं से स्टार्ट होती है कि किस तरह से जो है लोकतंत्र से क्रॉस वोटिंग और पलटने के लिए आप भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। अब यहाँ तो ईवीएम भी नहीं होती प्रियंका जी, पेपर से चुनाव होता है और लोग अपने विवेक और अंतरात्मा की आवाज पर भी वोट करते हैं, तो आप इसके लिए भी भाजपा को जिम्मेदार ठहराएंगी? पर इतना जरूर कहूंगी मैं कि आज अगर किसी जो है, आप जितनी भी बातें करिए, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आदिवासी समाज के लिए अगर कोई उत्थान करने की बात करें तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि अब इस समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो महिलाओं की, जो आदिवासी महिलाएं हैं, उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़नी चाहिए। उसके साथ उनकी स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनकी एजुकेशन, उनके जो जितने भी वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। उसके लिए भाजपा अब सामने आ गई है। अब तो वो सीना ठोक कर कह सकती है कि भाई जितने भी वंचित वर्ग हैं या इस तरह के पिछड़े वर्ग हैं, उनको सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन देने का काम तो हमने किया है, उनको मुख्यधारा राजनीति से जोड़ने का काम तो हमने किया है, वो सब हम कर लेंगे। आप ये बताइए कि 2024 में कैसे टकराएंगे भाजपा जैसी पार्टी से? विपक्ष में अभी से बिखराव दिख रहा है, आप अभी से एक मत नहीं हो पाए। उम्मीद करती हूँ मैं कि अब कम से कम जो उत्थान की बात है वो होगी, कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ठीक है, आप हमारे साथ बनी रहेंगी। निरंजन पोद्दार जी भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। निरंजन पोद्दार जी, जिस बात का मैंने जिक्र किया कि द्रौपदी मुर्मू जी का सर्वोच्च पद तक पहुंच जाना, एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार रही, उनको चुनकर के लेकर आई भाजपा, एक छोटे से गांव से जुड़ी हुई एक ऐसी राजनीतिक और संघर्षपूर्ण जीवन जिन्होंने जिया कि एक आप कह लीजिए कि आज जो उनकी कहानी को देखेगा, एक बहुत बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट, एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन सोर्स उनमें वो देख सकता है। और साथ ही देश भर की महिलाओं, पीड़ितों, वंचितों, शोषित वर्गों, पिछड़ों, आदिवासियों में यह भावना जगाएगा कि उनको भी कोई पूछने वाला है। ये मैसेज देने में कामयाब हो गई बीजेपी अब कि हम ही हैं वंचितों, पिछड़ों को मुख्य धारा से जोड़ने वाले, भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी ही हैं वो।
देश के अंदर कई राज्यों के अंदर जिस तरीके से नक्सल प्रभावित है, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक इस चीज की भावना जगेगी कि भाई हम अगर मुख्य धारा में रहेंगे तो हम इस देश के साथ आगे बहुत आगे जा सकते हैं और देश का विकास कर सकते हैं। क्योंकि कदाचित ये जो आदिवासी समाज है, यही जो देश विरोधी गतिविधियों के अंदर लोगों को बरगलावे में आता है, क्योंकि वो एक अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ समाज है। लेकिन यहाँ पे मैं दूसरी चीज का जिक्र करना चाहूंगा और आपके चैनल के ऊपर आस्था जी बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी आप चर्चा कर रही थी बाकी पैनलिस्टों से, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्रौपदी मुर्मू जी को आगे लेकर के आई और अपना तुर्क का इक्का चला, तो इससे आज इन्होंने ये साबित कर दिया कि भारत की राजनीति के अंदर, जैसे टॉस के अंदर हेड और टेल दो साइड होती हैं, लेकिन भारत की राजनीति के अंदर जो राजनीति का सिक्का है, यहाँ पे दोनों साइड नरेंद्र मोदी जी हैं। चाहे वो इधर गिरेगा तो भी नरेंद्र मोदी जी दिखाई देंगे, उधर गिरेगा तो भी नरेंद्र मोदी जी दिखाएंगे। यानी कि सिक्के के दोनों तरफ, आज राजनीतिक सिक्के के दोनों तरफ नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं, हेड और टेल दोनों साइड के अंदर। तो ये आज इन्होंने साबित कर दिया, क्योंकि जो वंशवाद की उत्पत्ति से जो उत्पन्न हुए, जो जिनका अपनी कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है, और जो लोग जिस तरीके से अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे और कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे द्रौपदी मुर्मू जी के लिए, आज उनके लिए मेरे हिसाब से इससे ज्यादा तो राजनीतिक दुर्गति नहीं हो सकती। क्योंकि जो दूरदर्शी विचारधारा ठीक है, तो आपका ये कहना है कि कई विपक्षी दलों के लिए तो ये राजनीतिक दुर्गति जैसा भी है। ठीक है, निरंजन पोद्दार जी, आपका ये कहना है कि कई राजनीतिक दलों के लिए ये फजीहत जैसी भी स्थिति है। इसका जवाब हम लेते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव से। बताइए, आप भी पीड़ितों की, पिछड़ों की बात करते हैं, आपने भी दलितों का साथ मांगा था चुनावों में, लेकिन आज जितना बड़ा राजनीतिक संदेश भाजपा ने इस चुनाव से दे दिया है, अब आपको लग रहा है 2024 के लिए उसने एक बहुत मजबूत सीढ़ी पकड़ ली है? आस्था जी, पोद्दार जी ने खुद कहा कि मोदी जी एक सिक्के के दोनों तरफ, हेड और टेल की तरफ मोदी जी हैं, और लोकतंत्र को जो लोग समझते होंगे, सरकार को जो समझते होंगे, पक्ष विपक्ष को समझते होंगे, इससे दुर्गति कोई भी एनालिस्ट नहीं बोल सकता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की वकालत करने के लिए यहाँ बैठ जाते हैं और इनको ये नहीं पता लोकतंत्र होता क्या है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति थे वो दलित समाज से आते थे, और अभी आपने 2 दिन पहले देखा कि दलित समाज के मंत्री, राज्य मंत्री, ओबीसी उसके जल शक्ति मिशन के मंत्री, उनकी क्या दुर्गति हुई है। दलित होने के नाते ना उनका कोई फोन उठाता है, ना कोई अधिकारी उनकी बात सुनता है, प्रमुख सचिव उनका सचिव फोन काट देता है। आज भी अगर वो 5 कालिदास मार्ग पर गए होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनके आने के बाद योगी जी ने पूरा 5 कालिदास मार्ग गंगा जल से धुलवाया होगा। ये दलितों की स्थिति हो गई है, जब कि दलित राष्ट्रपति रह चुका है इस देश में, उसके बाद ये स्थिति है। मैंने राष्ट्रपति महोदय जुड़ा हुआ सवाल पूछा, और आप कहां से कहां बात को ले करते हैं, तो वो अब भी मंत्री हैं। आप दिनेश खट्टर की बात कर रहे हैं ना, वो अब भी मंत्री हैं। ठीक है, आप जुड़े रहिए। मैंने राष्ट्रपति उम्मीदवार से जुड़ा सवाल पूछा था, ये सवाल इजहार अली जी आपका, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि विपक्ष की दुर्गति हो गई है। आपकी तो पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, आपकी तो बुनियाद ही, आप पिछड़ों की आवाज उठाते हैं, आदिवासियों की आवाज उठाते हैं, शोषित वंचित, मन से बड़े बड़े शब्द कहते हैं। हालांकि समर्थन आपने द्रौपदी मुर्मू को ही दिया है, लेकिन कहते आप यही हैं कि सपा के साथ गठबंधन में है। कैसे दो नाव में पैर रख के चलेंगे 2024 तक? पार्टी की जो विचारधारा और जो उसकी अपना संविधान है, पिछड़ों, दलितों और दलित और अल्पसंख्यकों की और वंचितों की जो लड़ाई है, वो मैंने आपको जैसे ही उस समाज की बात आई और हम लोग उसके साथ स्टैंड खड़े रहे। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ नहीं, आप मुकर रहे इजहार अली। पहले आप ये कह रहे थे कि सपा ने हमें बैठक में नहीं बुलाया, इसलिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसीलिए हम समर्थन देने पहुंचे एनडीए के उम्मीदवार को। आज वो जीत गई है तो आप बधाई दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कह रहे हैं कि हम तो पहले से ही उनके समर्थन में थे। ये मैसेज आप कैसे दे पाएंगे अब? नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ हम गठबंधन में है। 2022 में हमारा गठबंधन हुआ और अभी भी हम गठबंधन में है। जब समाजवादी पार्टी नहीं बुलाएगी, नहीं कोई बात करेगी, वोट नहीं मांगेगी, तो आगे फैसला कैसे होगा? भाई जो बुलाएगा वोट मांगेगा, उसको वोट दिया जाएगा।